हाय। आज है संडे का दिन और बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे भी आया हुआ था, यूट्यूब से भी आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज मैं जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम ले लेते हैं। क्यूएनए स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं बोलूंगा कि हर एक जो भी क्वेश्चन आया है ना, मैंने पर यूजर एक या दो मैक्सिमम लेने की कोशिश किया है। जिनका बच जाएगा उनका मैं बाद में लूंगा क्वेश्चंस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि जब जो भी मैं शेयर्स के बारे में बात करूंगा या जो भी बात करूंगा ना, आप उसको एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस लेना। आप कोई भी बाय सेल जो आपको करना है ना, वो मेरे कहने पे मत करना, ठीक है? आप अपना ड्यू डिलिजेंस यूज़ किया करो। जो पहला क्वेश्चन है ना, वो है डिजिसूट का। उन्होंने पूछा है एसजी फिनसर्व के बारे में कि अ, ब्रेकआउट आया हुआ है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है और गाइडेंस भी बहुत एग्रेसिव है, तो ये कैसा लगता है? देखो, एसजी फिनसर्व ना एक यूनिक मिड लेयर एनबीएफसी है। पहले ये बेस लेयर एनबीएफसी हुआ था, अब रिसेंटली ये मिड लेयर हुई क्योंकि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1000 करोड़ से ऊपर चला गया। दूसरा इसका जो पेरेंट है ना, वो है एपीएल अपोलो ग्रुप। एपीएल अपोलो का 2 लिस्टेड कंपनी है, एनएसई और बीएसई पे। एक है एपीएल अपोलो पाइप्स और दूसरा है ट्यूब्स। जो ट्यूब्स है ना, दैट इज आल्सो इन द एफएनओ स्पेस। अभी आप समझना है कंपनी क्या करती है। ये एक एनबीएफसी है और इसका यूनिक प्रोपोजिशन है, मतलब ये फाइनेंसिंग करती है सप्लाई चेन चेन एससीएफ कहते हैं, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। अभी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में बहुत सारी चीजें होती है, इन्वॉइसिंग होती है, मतलब इन्वॉइस का फाइनेंसिंग होता है, वेंडर फाइनेंसिंग होता है, डीलर फाइनेंसिंग होता है। तो आप समझना है यहाँ पे ना, एक जो फंडिंग होती है वो ट्राइपैट्रिएट होती है। ट्राइपैट्रिएट में कौन कौन होगा? एक होगा एसजी फिनसर्व, एक होगा एंकर और दूसरा रहता है, एज एन एग्जाम्पल, दूसरा रहता है डीलर। ठीक है? अभी सपोज एक डीलर है, ठीक है? वो एशियन पेंट्स के लिए काम करता है, तो एशियन पेंट्स को 1 करोड़ का माल दे दिया उसने। ठीक? अभी जब 1 करोड़ का माल दे देता है, तो एशियन पेंट्स को पेमेंट करने का, अपने वेंडर को पेमेंट करने का एक टाइम साइकिल होता है जो अप्रॉक्स 60 to 90 डेज का होता है। ठीक है ना? तो ये 1 करोड़ रुपए चल गया। अभी ये जो उसका वर्किंग कैपिटल गैप हुआ, उसने माल प्रोवाइड कर दिया बट वो पैसा आएगा 90 डेज के बाद। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इनवॉइस है, अपना वेंडर है, ठीक है, वो ये इनवॉइस दे देता है एसजी फिनसर्व को। एसजी फिनसर्व हैज ऑलरेडी टाइड विद द एशियन पेंट्स, तो ये वेरीफाई करती है और 1 करोड़ में से अप्रॉक्स ये 98 लाख या 98.5 लाख रुपीस 50,000 दे देती है वेंडर को। ठीक है? वेंडर को क्या फायदा हुआ? वेंडर को पैसा मिल गया, क्योंकि नहीं तो उसको 90 डेज बाद मिलता, और इसके बदले एसजी फिनसर्व को एक इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक? समझा फायदा? अभी एक यूनिक प्रोपोजिशन इस बिजनेस का क्या है ना, कि यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो यू विल सी द प्रोविजनिंग ड्यू टू द बैड लोन इज जीरो। देखो, आपको प्रोविजनिंग दिखेगा बिकॉज ये एनबीएफसी है ना, तो एनबीएफसी हैज टू मेंटेन द प्रोविजन इवन ऑन द स्टैंडर्ड एसेट। तो अगर आप इसका बैलेंस शीट जाके देखो, तो यू विल गेट द प्रोविजन, बट उस प्रोविजन को ना आप बैड एसेट प्रोविजनिंग को लेकर, मतलब वो एसेट सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट के लिए किया गया है। ठीक है? जिनको नहीं पता हो, तो प्रोविजनिंग हम दो चीजों के लिए करते हैं इन द टर्म्स ऑफ द लोन। एक करते हैं हम स्टैंडर्ड एसेट के लिए और एक करते हैं जो एसेट डिटोरिएट होता है। आपने सुना होगा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या फिर एसएमए 0, 1, 2। ठीक है ना? उसके लिए। ठीक है? अभी बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है इस साल। जो इनका लोन बुक है वो अप्रॉक्स 3900, मतलब 4000 करोड़ के आसपास आया हुआ है। और जो इनका पैट है ना, वो भी अप्रॉक्स 50% के अप्रॉक्स है। अभी सुनना, ये जो मैनेजमेंट है ना, ये थोड़ी सी कंजर्वेटिव है। तो ये इसने क्या कहा कि दे हैव एस्पिरेशन, मतलब दे हैव गिवन द गाइडेंस टू ग्रो रेवेन्यू बाय 25 to 30%, और जो पैट है वो ग्रो करेगा 35 to 40%। ठीक है? बट ये कॉन्जर्वेटिव ग्रोथ है। अब समझो, मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा एस्पिरेशन रहेगा 35 to 40% एयूएम ग्रोथ करने का। ठीक? अब कोई पूछ सकता है कि भाई ऐसा क्या मैजिक करते हो आप, कंपनी ऐसा क्या मैजिक करती है कि इनका एनपीए जीरो हो गया है? अभी आप ध्यान समझना, समझना, आप इनके वेंडर हो, ठीक है ना? मतलब एसजी फिनसर्व है, एंकर है। एंकर मतलब एक बड़ी कंपनी जिसके लिए वो वेंडर काम करता है। एशियन पेंट्स ले लो, एपीएल अपोलो ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, एक बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट है, ए प्लस है, और उसका वेंडर है। ठीक है? आप मारुति पकड़ लो। सपोज एशियन पेंट का वेंडर अगर डिफॉल्ट करेगा, तो किसको किसको रिस्क है? रिस्क सबके लिए है। मैं बताता हूं कैसे। एचजी फिंसर को रिस्क रहेगा कि उसका पैसा नहीं आ रहा है। जो एंकर है, एंकर को भी तो रिस्क रहेगा ना, अगर उसका डीलर पैसा नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब उस कैचमेंट एरिया में, बिकॉज देखो, एज एन मान लो अगर कंपनी मारुति है,
और इफ यू आर स्टेइंग इन एनी एरिया लाइक मुंबई में रह रहे हो तो अंधेरी ईस्ट इज अ लोकेशन, तो अंधेरी ईस्ट में एक ही है, तो उसको लगा कि दिक्कत क्या हो रही है, सो वो भी बहुत विजाइल रहता है। और वेंडर को भी लगता है कि ये बहुत क्रूशियल, अगर इस पैसों को मैंने नहीं लौटाया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं डिफॉल्टर हो जाऊंगा, मेरा धंधा भी चौपट हो जाएगा। तो आप समझो ये एक यूनिक मॉडल है। ठीक, होप दिस इज क्लियर। अभी हम ना एसजी फिनसर्व का सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। तो एसजी फिनसर्व को जब आप टाइप करोगे ना तो आपको दिखेगा ये चार्ट। इस चार्ट को मत देखना, ये एनएससी पे चार्ट है। इस चार्ट को देखोगे तो आप धोखा खा जाओगे। आपको जाके देखना है इसका चार्ट बीएससी पे। ठीक है, ये बहुत पुरानी कंपनी है बाय द वे। ठीक है, अभी देखो भाई कंपनी कब की है मैं बता देता हूं। कंपनी तो चल रही है 2015 से, बट मेन ट्रेडिंग काम शुरू हुआ है यहां से। नाउ वी विल एनालाइज इट थ्रू द प्राइस एक्शन से मैं करूंगा, बिकॉज मैं इंडिकेटर में बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और दे आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। सो अभी आप समझना, जस्ट होल्ड ऑन। यस, इस पॉइंट पे 2 फरवरी 2026 को इस कंपनी ने अपने वीकली टाइम फ्रेम पे बीएससी के चार्ट पे टर्न अराउंड दे दिया है। मतलब क्या, मतलब आफ्टर अ गुड रन, ये गुड रन कब से शुरू हुआ, ये 2015 से शुरू हुआ और ये चला 2023 तक, जब स्टॉक का प्राइस 1 रुपए से चला गया आपको 600 700 रुपए तक। ठीक है ना, उसके बाद ये स्टॉक मई 2023 से लेके जनवरी 2026 मोटा मोटा 3 साल इसने कुछ नहीं किया। ये वीकली टाइम फ्रेम पे लोअर हाई बना के नीचे जा रहा था, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सी दिस कैंडल, ये वाला कैंडल अब देखो, यहां पे टर्न अराउंड हो गया, मतलब यहां पे ट्रेंड चेंज हो गया। यहां से स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन से निकल के एकुमुलेशन जोन में चला गया है और अभी पार्टिसिपेशन चल रहा है। यू कैन सी, तो चार्ट इज वेरी गुड। अभी यहाँ पे नई स्ट्रेटजी कैसे बन सकती है, या आपको किसी को अगर पैरामीडिंग करना हो, लाइक मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है। ठीक है, एज एन एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पोजीशन बनाया हुआ है एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट, तो अगर उसको फिर एक नया पोजीशन ऐड करना है तो कहाँ कैसे ऐड कर सकता है। फॉर दैट वन हैज टू डू व्हाट, एक यहाँ पे लाइन खींच देना है। ठीक है, ये क्या लाइन है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब टॉप बनता है ना और लोग फंसते भी है तो बहुत सारे लोग उस स्टॉक को लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको होप रहता है कि जैसे ही प्राइस आएगा हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम उसी साइकोलॉजी को यूज करके यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि क्या हो सकता है, इफ एंड बट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा ना, अगर यहाँ पे सपोज कोई ब्रेकआउट आता है तो कंफर्म ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आएगा जिसको रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। तो क्या करना है, तो अगर मुझे ये ट्रेड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि एक माइनर पुल बैक आए और उसके बाद वो साइडवेज जाए और फिर हायर हाई और हायर लोस बनाए। नाउ इफ आई एम यूजिंग ए इंडिकेटर, व्हाट आई विल डू, इधर आई विल यूज द आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है, या मैं मूविंग एवरेज लगाऊंगा, या फिर मैं सुपर ट्रेंड लगाऊंगा, या मैं फिर डॉनस्टन चैनल लगाऊंगा, कुछ भी लगा सकता हूं। इट इज एज यू नो एज मुझे जैसे करना है वैसे मैं कर सकता हूं। होप दिस इज क्लियर। आपका पहला क्वेरी ले लिया मैंने। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, कंपनी इज वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक प्रोपोजिशन है जहां पे ये अभी तक जो इनका एनपीए दैट इज नील। ठीक है, इससे पहले तक ये एक बेस लेयर एनबीएफसी थी। क्या रीजन था, बिकॉज इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको आप लोन बुक भी कहते हो वो 1000 करोड़ से नीचे था। अभी ये मिड लेयर में आ गई है। दे हैव एन एस्पिरेशन टू ग्रो दैट एयूएम टू 5000 करोड़ बाय ईयर फाइनेंशियल ईयर 29। सो वो बहुत बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो मुझे जहां तक लगता है ये शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा पैसा बना के देगा। ठीक है, सो पहला चीज मैंने ले लिया। अभी हम जाते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, जस्ट होल्ड ऑन। यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट शैडोफैक्स। अरे शैडोफैक्स इज ए वेरी गुड कंपनी एंड इफ अगर आप जाके देखो तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक बनाया था वीडियो डूइंग अ कंपैरिजन बिटवीन शैडोफैक्स एंड डिलीवरी। बोथ द स्टॉक्स आर टू गुड इन देयर ओन स्पेस, दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ग्रोथ एनीवे शैडोफैक्स में ज्यादा है। रीजन क्या है कि यहाँ पे बेस छोटा है। बेस छोटा कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो
ये कंपनी क्या करती है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक करती है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या होता है? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक ये होता है कि जब आप दूसरे वेंडर के लिए, ठीक है, आप उसका मतलब सारा करते हो, मतलब आप सामान उठाते हो उनके वेयर हाउसेज से, उसको अपने सॉर्टिंग हाउसेज में भेजते हो, फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे जाता है, फिर वो सॉर्टिंग हाउस पे जाता है और वहां से वो अपने डेस्टिनेशन, जो उनका गंतव्य जगह रहता है, उसके लिए आप डिस्पैच करते हो। और दे हैव ए आर्मी ऑफ द ग्रीक, जो वर्कर्स कहते हैं, ठीक है, गीक वर्कर्स कहते हैं उनको, सॉरी मैंने ग्रीक का। उसमें क्या होता है ना, इसमें मैंने इनका ऐप देखा हुआ है, तो उसमें अगर कोई बंदा इनके लिए काम कर रहा है ना, वो ऐप बेस्ड, जैसे आप देखते हो ना उबर के लिए, तो उसको ऑप्शन रहता है कि फॉर दैट डे तुमको क्या करना है, तुमको क्विक कॉमर्स करना है, तुमको ई कॉमर्स करना है, तुमको फूड का डिलीवरी करना है, वो उसको ऑप्शन रहता है। और ये ऑप्शन डिलीवरी में नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये गीक वर्कर्स के लिए एक बहुत यूजफुल प्रोपोजिशन है। और इनका ऐड आप कहीं नहीं देखोगे, आपको ऐड करते हुए लोग नहीं मिलेंगे, बट द कंपनी इज डूइंग फिनोमिनली गुड। एज एन एग्जाम्पल, इन फाइनेंशियल ईयर 26 इनका जो टर्नओवर था वो 2400 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 26 में हो गया ये 4200 करोड़। जो पैड था फाइनेंशियल ईयर 25 में था भाई 6 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 26 में हो गया है 112 करोड़। मतलब इट इज, आप सोच सकते हो कितने एक्स का ग्रोथ आया है, ठीक है। अभी कंपनी क्या कर रही है? कंपनी कर रही है कि गोइंग फॉरवर्ड विल ग्रो विद अ स्पीड ऑफ 30 to 35%, और इसमें भी इनका जो हाइपर लोकल मतलब क्या हुआ? हाइपर लोकल जैसे मैंने बताया क्विक कॉमर्स हुआ, उसमें हम ग्रो करेंगे 50% से, बिकॉज इनका बेस छोटा है, ठीक है, हाइपर लोकल का। एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बता रहा हूं कि ये कंपनी एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल 22, इनका जो रहता है ना, मतलब 3PL में दो पार्ट रहते हैं। एक क्या रहता है? एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस में इनका शेयर, ओवरऑल शेयर मार्केट का था बस 8%, उसको इन्होंने स्ट्रेच कर लिया है इन द स्पैन ऑफ 4 ईयर टू 28%। इसका मतलब क्या है? इनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है ऑफ रेवेन्यू, दैट इज टू हाई एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री ग्रोथ, ठीक। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप देखो तो कंपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है। और इसका जो एबिटा ब्रेक इवन हुआ है ना, वो बहुत तेज हुआ है अगर आप इसको डिलीवरी से कंपैरिजन करो। एंड दिस कंपनी इज नंबर वन इन क्विक कॉमर्स एंड इन रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होता है? रिवर्स लॉजिस्टिक ये होता है जब आप ऑर्डर करते हो अमेजोन से, माइंत्रा से, तो आप देखते हो सामान मंगाते हो, सामान पसंद नहीं आता है, फिर लौटा देते हो। सो दैट थिंग इज नोन एज रिवर्स लॉजिस्टिक इज द पेन फॉर द ई कॉमर्स, बट इनके लिए तो रेवेन्यू है ना, इनको तो पैसा मिल रहा है वहां पे। होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। अभी मैं चार्ट पैटर्न रिट्रेटिंग कर देता हूं। देखो, द स्टॉक हैज डन अ फिनोमिनली गुड। अगर आप देखो तो 30, मतलब यार ये जो टेक्निकल एनालिसिस करना ना बेमानी हो गया इसके लिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जिसको कुछ आता भी नहीं होगा वो भी बोलेगा कि भाई ये तो ऊपर जा गया हुआ है, ठीक है ना। सो अगर मुझे स्टॉक ट्रेड करना पड़ा ना डीजी सूट, तो मैं क्या करूंगा ना, व्हाट आई वुड डू, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा फॉर ए रिट्रेसमेंट। समझना लॉजिक, इनका जो H2 होता है ना, H2 हमेशा हेवी रहता है एज कंपेयर टू H1, और उसमें भी ट्रेडिशनली जो Q3 है ना, वो हेवी रहता है Q4 से। सो अभी चल रहा है, क्या हुआ, अभी Q1 पास किया, Q2 पास कर रहा है। तो अगर मान लो कि सीक्वेंशियली नंबर्स थोड़ा सा डल आता है, और वो डेल्टा नहीं रहता है इन द रेवेन्यू एंड द पैट, तो ये एक रिट्रेस करेगा, ठीक है। मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है, रिट्रेस करेगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं ना, आई विल अगेन यूज द डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे मैं देखूंगा कहाँ, पहले ट्रैक करूंगा लोअर हाई बन रहा है कि नहीं, विच शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द डेली चार्ट। फिर वो साइडवेज बनाएगा, और फिर जब वो बनाएगा ना ऊपर, तब मैं इसमें एंटर करने की कोशिश करूंगा। अगेन जैसे मैंने पिछले बताया एसजी फिनसर्व के लिए, यू कैन यूज द मूविंग एवरेज, यू कैन यूज द सुपर ट्रेंड, यू कैन यूज द RSI, यू कैन यूज द MACD, आप कुछ भी स्टॉकिस्टिक जो भी आपको यूज करना यूज करो, ठीक है। इज अ वेरी गुड स्टॉक एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 8 क्वार्टर। और 8 क्वार्टर मैंने अपने मन से नहीं बोला है, कंपनी के प्रोमोटर का ही कहना है कि अगले 8 क्वार्टर तक वी विल सरपास द इंडस्ट्री का जो रन रेट है ग्रोथ का, उसको हम सरपास करेंगे, और उसके बाद हमारा इबिटा मार्जिन और ये सब कुछ नॉर्मल होगा। तो यहां से मतलब अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 27, फाइनेंशियल ईयर 27 एंड फाइनेंशियल ईयर 28, फाइनेंशियल ईयर 29 तक जाके, क्योंकि क्या है ना यार, बेस अगर छोटा रहता है ना तो ग्रोथ तेजी से होता है। अब लेकिन जब बेस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो यू कांट एक्सपेक्ट टू कंपनी टू ग्रो द सेम स्पीड एज इट हैड डन इन द पास्ट। होप दिस इज क्लियर, ओके, राइट। अभी तुमने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्यूपिड पे,
राइट? यस। इन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आपने यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, जनवरी में तुमने यहाँ पे क्यों नहीं किया, राइट? एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। समझना, अभी ध्यान समझना। सो डिड यू शूट माई, मेरा जो पहला पोजीशन था ना वो यहाँ पे बना 23 के आसपास, 22-23 के आसपास। तो यहां तक ये गेन आ गया था अप्रोक्स 350% तक का, ठीक है, ऑन द बेसिक अलॉटमेंट जो मैंने 2 या 2.5% का किया होगा, आप ये समझना, ठीक है ना? आप सब समझो कि मैंने जो भी पैसा डाला था उसके 2 या 2.5% पे। सो उसके बाद ये कितना फॉल आया? उसके बाद ये फॉल आया अप्रोक्स आपको 35% का, ठीक है? तो मेरा गेन कितना हो गया होगा? तभी मेरा गेन 200% का था, ठीक है ना? अभी आप बताओ, आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं, वो 3 लाख हो जाए, वो फिर हो जाए 2.5 लाख, 2.25 लाख, तो पेन होता है, बट उतना सीवियर पेन नहीं होगा, ठीक है? अब उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने इसलिए उसको होल्ड किया, ठीक है ना? क्योंकि ये स्टॉक ऐसा चलता है ना यार, कि स्टॉक में आपको ना बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना पुल बैक नहीं मिलता है क्यूपिड में। और मैं बताऊंगा इसका एक ड्रॉबैक भी हुआ मेरे लिए, ठीक है? उसके बाद जब ये ऊपर गया ना, फिर मैंने एक पोजीशन, भैया पे ध्यान समझना भी, ठीक है ना? मैंने एक यहाँ पोजीशन बनाई आपको 105 110 के लगभग, ठीक है? ध्यान समझना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे आया रिट्रेस, ये ऊपर गया और ये चला गया 112% पे। अभी हम जाते हैं डेली चार्ट पे। फिर क्या हुआ? फिर ये स्टॉक यहाँ पे गिर के हो गया 67%। पहले कहां तक गया था? ये गया था 112, फिर 67, मतलब मोटा मोटा आधा चला गया था गेन। तो क्या होता है ना कि जब हम रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं और क्यूपिड टाइप का स्टॉक हो, समझना, क्यूपिड टाइप का स्टॉक, ये ना साला, मतलब ये चलता है टावर की तरफ, चलता है ऊपर की तरफ। तो क्या होगा? एज अ ह्यूमन मेरा लॉस एवर्जन जो थ्योरी ना वो दिमाग में चलने लगा कि मैंने यहाँ पे जो पोजीशन बनाया है उसका प्रॉफिट आधा हो गया है। समझ रहे हो? जो पैरामीडिंग करके ऊपर बने हैं उसका प्रॉफिट आधा हो गया है। दैट इज वाई आई आई प्रूव्ड माई पोजीशन एट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? ये समझ में आ गया। पिछले वाले पोजीशन में क्या था? 295% तक का प्रॉफिट, लेकिन 200% तक था। अभी मान लो वो 150 तक आता तो मैं उड़ा देता उसको भी। अभी देखो क्यूपिड जैसे स्टॉक क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास ना ऐसा एक ये स्टॉक हुआ, फिर एक वोखाट फार्मा है, फिर एथर एनर्जी है, फिर थंगामल्ली है। ये सब स्टॉक क्या है ना यार, मैं एथर को ज्यादा अच्छा मानता हूं। तुम पूछो क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम का जो है ना ड्रॉबैक क्या हुआ ना, यहाँ पे मुझे पैरामीडिंग बस मैं एक बार कर पाया। अब समझो, अगर आप एथर का दोगे ना, तो एथर में 4 बार पैरामीडिंग किया और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्टॉक है वो। मतलब वो है ना एकदम आराम से सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहा है। ये साला क्या है ना, ये मतलब मिसाइल जैसे लॉन्च, ब्रह्मोस जैसे लॉन्च होता है ना, वैसे ही निकलता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना? तो यहाँ मैं पैरामीडिंग नहीं कर पाया। अगर मैंने पैरामीडिंग की होगी थी, और सोचना, अगर मैंने इसे पांच पांच पैरामीडिंग की होती और अप्रॉक्स मेरा 10 से 11% मैंने लगाया रहता, तो मेरा पोर्टफोलियो का जो साइज है, अगर सपोज मान लो एक्स रहता, तो ये कहां पहुंच गया रहता? 30x रहता इसी का कॉन्ट्रीब्यूशन। बट ऐसा हो नहीं पाया। समझा? ये रीजन था। आपका मैंने तीनों क्वेश्चन ले लिया मोटा मोटा। अभी इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचा रहा तो हम बाद में लेंगे, दूसरे के बारे में बात करना है। अभी मोहन भाई का क्वेश्चन है, उनका पहला है आंध्रा, 1 मिनट, आंध्रा पेट्रो के बारे में। आंध्रा पेट्रोकेमिकल, यस, आंध्रा पेट्रो। इनका क्वेश्चन क्या है ना, मैं बता रहा हूं आपको। आंध्रा पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन, वीकली एवरेज वॉल्यूम्स आर हाई, व्हाट इज योर व्यू? और इन्होंने कुछ बोला था कि ये जो मिक्स हो रहा है ना इन द डीजल और पेट्रोल, जो अभी आप सुन रहे होगे, अल्कोहल मिक्स करने को लेके बहुत सारा चल रहा है, बहुत सारा देख रहे हो, कोई बोल रहा है सही है, कोई गलत है, उस पर हम नहीं जाते हैं। तो इनका कहना है कि क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या इस शेयर्स को? देखो यार मोहन, ये स्टॉक है ना, बहुत पिट गया है स्टॉक, ठीक है? दूसरा चीज है, आपको इसका कॉन कॉल नहीं मिलेगा। मुझे कॉन कॉल नहीं मिला, बीएससी में ही लिस्टेड है। अभी ये कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है? आपको हेक्सेनॉल और नॉर्मल ब्यूटेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल, ये भी अल्कोहल है। बट हम समझेंगे जो इसका यूज होता है ना, दैट इज इन रेजिन और पीवीसी में होता है, कलर्स में होता है, ठीक है? अभी पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस के हिसाब से। तो ये कंपनी बनाती है जो आइसोब्यूटेनॉल, वो होता है इंडस्ट्रियल। अभी जो इंडस्ट्रियल आइसोब्यूटेनॉल है ना, उसको यूज तुरंत नहीं किया जा सकता है फॉर डीजल मिक्सिंग। ये पहली चीज।
दूसरा, अभी पेट्रोल के बारे में बात हो रहा है। देयर इज काइंड ऑफ आइडिया कि हम अ, जो डीजल है उसमें भी हम आइसोब्यूटेनॉल यूज करेंगे। अभी आइसोब्यूटेनॉल को यूज करने से फायदा क्या हो सकता है? फायदा ये होता है ना यार कि ये ज्यादा अच्छा मिक्स करता है वाटर के साथ और इसमें एनर्जी ज्यादा है। इफ योर साइंस और केमिकल आपका बैकग्राउंड होगा ना तो आप समझ सकते हो। एज कंपेयर टू इथेनॉल, इसमें जो एनर्जी है ना वो ज्यादा है। ठीक है, बट अब हम जाते हैं इसके चार्ट पे। तो चार्ट में देखो मोहन, यहाँ पे क्या है कि द स्टॉक, ये मैंने ना इसका ईयरली चार्ट लिखा है, ईयरली चार्ट दिखा है। ठीक है, ईयरली चार्ट क्यों दिखाया है? क्योंकि इसका वीकली चार्ट भी ट्रेड करने लायक नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको इतना मेस्मराइज चार्ट है ना, समझो इतना सारा मेस्मराइज, जब मैं कहता हूं तो बहुत सारा कंजेशन है जिसमें ना आपका एग्जॉस्ट हो जाओगे अगर आप ट्रेड करने जाओगे। तो इसलिए मैंने आपको सबसे बड़ा पिक्चर दिखाया, विच इज व्हाट इज द मंथली चार्ट। अभी मंथली चार्ट में जो 14 रुपया है ना, 15 रुपया, दैट इज अ सपोर्ट, वो आप याद रखो। ठीक है, समझ गया? दूसरा हम आते हैं मोहन, अब हम देखेंगे कि देखो यहां पे एक सपोर्ट है मोहन। ठीक है, एंड नाउ यहां पे आते हैं, बात करते हैं। अगर आइसोब्यूटेनॉल को मिक्स किया जा रहा है डीजल में एंड वो खबर सही रहते ना, तो मेरे को जहां तक लगता है इन्फॉर्म जो इन्वेस्टर है ना, उन्होंने अभी तक इसमें एक तगड़ा पोजीशन बना लिया रहता है एंड दिस स्टॉक वुड हैव क्लोज्ड अबव दिस। अभी मैंने इसके ऊपर क्लोज करने के क्यों बोला? क्योंकि जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी ना, देन देयर विल बी अ रिवर्सल ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। देखो ईयरली चार्ट पे अभी ध्यान समझना, ईयरली चार्ट पे द स्टॉक इज वेरी क्लोज टू इट्स सपोर्ट स्लैश डिमांड, जो भी आपको कहना है कर लो। ठीक है ना, जहां पिछले बार एक्युमुलेशन हुआ था। बट अभी तक मंथली टाइम फ्रेम पे वो रिवर्सल नहीं दिखा है। देखो अभी बहुत सारे लोग आपको, अगर आप टेक्निकल थोड़ा बहुत पढ़े हुए लोग बोलते हैं कि डिमांड जोन के पास है खरीद लो। नहीं, डिमांड जोन के पास है खरीद लो, बट वहां पे रिवर्सल होना चाहिए। रिवर्सल कैसे होगा? बहुत बार रिवर्सल कैसे होगा, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं। इफ अगर आप टिप एक्शन प्राइस से समझो तो वहां पे हायर हाइज होना चाहिए। मतलब स्विंग हाइज अपने प्रीवियस से ऊपर होना चाहिए, स्विंग लो अपने प्रीवियस से ऊपर होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, तो जो छोटा क्रॉसओवर है वो ऊपर निकलना चाहिए। ठीक है, और प्राइस उसके ऊपर रहना चाहिए। अगर सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हो तो ग्रीन होना चाहिए। दैट वेरियस पैरामीटर्स। तो अभी तक ये बना नहीं है। ठीक है, वो मुझे डाउट है। प्लस इसका आप इनका फाइनेंशियल देखो ना, तो वो बहुत फ्लक्चुएटिंग है एंड इट इज नॉट एट ऑल इंप्रेसिव। तो मुझे इस स्टॉक में तभी इंटरेस्ट होगा ना, द मोमेंट इट विल क्रॉस this Lakshman Rekha, which is 63.41 more precisely. A closer above this point is needed to make it uptrend on monthly chart. ठीक है, दिस इज क्लियर। अभी आपने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था मोहन, आई विल स्टेट अबाउट द कल्याण। You told in Kalyan 451 level that on closing basis if that checking, मतलब आपका एक क्वेश्चन था, that we will take। अभी समझना यार, ठीक है। अभी हमने मंथली चार्ट तो हटा देते हैं, देखो ठीक है। ये कल्याण ज्वेलर्स है। कल्याण ज्वेलर्स ने 23 सितंबर 2024, अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 12 जुलाई। मोटा मोटा 2 साल से कुछ पैसा नहीं बनाया था इसमें। ठीक है ना, सब लोग इसको भर भर के गाली दे रहे थे। 4-5 दिन पहले लोगों ने इसको टाइटन से कंपैरिजन किया और बड़े बड़े एनालिस्ट उन्होंने एक कहानी बनाई, बोला कि नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, मार्केट ने ऐसा थप्पड़ मारता है ना कि सारा साल का एटीट्यूड निकल जाता है। जैसे मैंने बताया, सबका बाप घुसा कौन? सिटी बैंक। ठीक है, बहुत बड़ा पंटर है। मतलब अभी मैं क्या कहूं, हटाओ। ठीक है, अभी देखो यहां पे क्या हुआ है। सबसे पहले मैं चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान समझना। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फाइनेंशियल सबको पता है, द कंपनी इज डूइंग गुड। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि यहां पे क्या हुआ है। सबसे पहले तो क्लोजर हो गया है, जस्ट होल्ड ऑन। यहां पे और इसका स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। देखो ये 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 एंड दिस यहां पे कहां कहां गया? एक तो जो सेलर होगा, जिसने सेलिंग करी होगी, उसका एक स्टॉप यहां पे गया, एक स्टॉप यहां पे गया। ठीक है, और ये कैसे बना है? ये बना है लोअर लो बनाने के बाद, इसने बनाया है हायर हाई। ठीक है, मतलब ऑन द वीकली चार्ट इट इज शोइंग अ चांस ऑफ रिवाइवल, मतलब टर्न अराउंड दिख रहा है, पहली चीज। दूसरा,
हम लगाते हैं सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड 6 जनवरी 2025 के बाद, मतलब मोटा-मोटा 1.5 साल के बाद पहली बार पॉजिटिव हुआ है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड क्या स्टॉक में पिछली बार काम किया था? देख लो कैसे काम किया है स्टॉक। मतलब ये ग्रीन हुआ था यहाँ पे 73 के लेवल पे, और ये ग्रीन हुआ था 25 जुलाई 2022 को, और ये 581, मतलब कितना पे 70 से लेके 581 लगा लो। मतलब दिख रहा होगा आपको काम कर रहा है कि नहीं सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इज अ वेरी वेरी सेक्सी एंड प्रिटी इंडिकेटर। अगर ऑटोमेट आपको आता होगा तो ये बहुत अच्छा काम करता है। देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया, दूसरा साइन। तीसरा, इफ यू आर एन इन्वेस्टर इन कल्याण ज्वेलर्स और आपका इंटरेस्ट है, तो आप जाके चेक कर लेना इस वीक की। ये वाला वीक देख रहे हो, ये जो बना है अपना कैंडल, मैं 1 मिनट हटा देता हूं यार, ये वाला कैंडल, दिस कैंडल हैज हाईएस्ट वॉल्यूम 312। देख रहे हो, आपको किसी भी कैंडल में इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं दिखाई पड़ेगा जब से फॉल शुरू हुआ था। मतलब कितना अप्रोक्स 2 साल में इतना बड़ा वॉल्यूम कभी नहीं हुआ था। एंड दिस वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि आप बहुत 2 साल के बाद जब आप ट्रेंड रिवर्सल कर रहे हो ना, तो आपको एक पावरफुल चाहिए होता है, आपको एक थर्स्ट चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग, और वो दिख रहा है इन द टर्म्स ऑफ 312 मिलियन। समझा? मतलब मोटा मोटा 31 करोड़ वॉल्यूम का ट्रेडिंग हुआ है, और इस वीक में सबसे ज्यादा डिलीवरी हुई है। आप जाके चेक कर लेना इन द प्रीवियस, ये सारे के सारे टेन्योर में सबसे ज्यादा डिलीवरी में पैसा शेयर्स उठाया गया है। तो मैं ना कोई बाय बोल रहा हूं ना मैं सेल बोल रहा हूं, बट द साइंस इज वेरी क्लियर क्या हो रहा है यहाँ पे। दूसरा, एक और चीज देख लेते हैं, होल्ड करो। $534, और द मोमेंट ये जब छोड़ देगा ना 533, तब तो भाई ये बुलेट बनेगा ये शेयर, जहां तक मुझे लगता है। और आप इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ सुनना, ठीक है ना, मैं जो भी कह रहा हूं सब गलत होगा, ऐसे मैं बता रहा हूं बस। 534 के बाद ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, रॉकेट, ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये आपका दोनों क्वेश्चन था। वन अब है हमारे प्रिय भाई है, इनका नाम है बाते। ठीक है, इन्होंने बोला है वॉल्यूम शॉकर स्ट्रेटजी। नाउ लिसन, आई विल जस्ट एक्सप्लेन हियर इटसेल्फ। बाते, आपने पूछा है वॉल्यूम शॉकर स्ट्रेटजी। देखो, आपको बहुत सारा ना स्कैनर मिलेगा जिसमें बताया जाता है कि वॉल्यूम शॉकर हो गया, बहुत सारा आपको इंडिकेटर्स मिलेगा। देखो, वॉल्यूम एज अ सिंगल एंटिटी हैज अ जीरो वैल्यू। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बार ऐसा होगा ना, आप देखोगे कि प्राइस कहीं ऊपर नीचे कुछ गया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जाता है। एक कॉन्सेप्ट होता है जो गलत प्रैक्टिस है, जिसको सेबी बैन करता है और सारे कंट्री में बैन रहता है, उसको कहा जाता है सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग में क्या होगा, हम दोनों मिलके ना, हम और जस्ट होल्ड ऑन, व्हाट इज योर नेम, आई जस्ट फॉरगेट, बातें, हम दोनों मिलके ना आपस में ही ना कुछ, मतलब माइन्यूट बिग डिफरेंस पे ट्रेडिंग करते रहेंगे और आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट करते रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे एक वॉल्यूम सर्ज आएगा, जिससे कारण बहुत सारे स्कैनर में कैप्चर होगा, जिससे कारण बहुत सारे लोग जो इनको देख के ट्रेडिंग करते हैं वो जंप करेंगे। उनको लगेगा कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बिग मनी इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, एक्युमुलेट कर रहा है शेयर को, जो ऐसा होता नहीं है। जब भी आप यूज करो वॉल्यूम को, यू हैव टू यूज वॉल्यूम इन रेजोनेंस और इन कॉम्बिनेशन विथ सम ऑफ द ट्रेंड रिवर्सल चीज। वो क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है टेप एक्शन, जैसे मैंने यहां पे बताया, ठीक है ना, दिख रहा है मेरे को एक रिवर्सल दिख रहा है चार्ट पे, ठीक है ना। फिर जैसे मैंने दिखाया सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है और वॉल्यूम भी ग्रीन हुआ है, तो वो जेन्युइन दिखाता है कि वो जेन्युइन वॉल्यूम है। फिर या आप डिलीवरी डेटा भी चेक करो ना। अभी जो सर्कुलर ट्रेडिंग करेगा, और सर्कुलर ट्रेडिंग में बाय द वे एक बहुत फेमस बंदा आता है आज के डेट में टीवी पे, इफ यू गो एंड चेक, उन वो भी पकड़े गए हुए हैं, बहुत जगह आते हैं, ही इज अ वेरी गुड ऑरेटर, आप जाके चेक करना उनके बारे में। तो सर्कुलर ट्रेडिंग होती है, तो आपको क्या करना है ना, आपको हमेशा यूज करना है विद द वॉल्यूम एज अ सपोर्टिंग टूल। आप कभी भी इसको अलग इंडिकेटर करके मत यूज करना, आपका पैसा नहीं बनेगा। मैं ये आपको एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूं, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला था, देखो यार, इन्होंने बोला था कि ग्रेविटन रिसर्च एलएलपी कल्याण बाय एंड सेल ऑन 8 जुलाई
ट्रैप और वॉल्यूम है, ठीक है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत लोग ना, एक साइट है स्क्रीनर, आप सबको पता होगा। स्क्रीनर इज अ गुड साइट फॉर एन ओवरऑल व्यू, ठीक है ना? मतलब एक करने के लिए, बट उसको देख के लोग ना बिजनेस एनालिस्ट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इट इज नॉट, आप मत किया करो उस पे ना आपका कट जाएगा। कभी भी स्क्रीनर को देख के ना आपको एक ओवरव्यू व्यू आ जाएगा, ठीक है ना? एंड इट इज अ वेरी गुड साइट, बट उससे देख के ना आप मत बनाया करो। आपको पीपीटी पढ़ना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, आपको बिजनेस एनालिसिस कॉन कॉल सुनना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो। अभी देखो क्या होता है ना, बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये क्या होता है ना, बल्कली जो होता है ना, बल्क डील, उसका क्या है ना, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है ना? अभी कल्याण ज्वेलर्स में कितना वॉल्यूम हुआ? सपोज हुआ वॉल्यूम यहाँ पे, इस दिन हुआ 312, मतलब 31 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अभी एक बात करते हैं हम, सपोज दो प्लेयर आते हैं। ये ग्रेविटन है ना, इट इज अ काइंड ऑफ फर्म जो क्या करती है, बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए बाय और सेल, या पीएमएस फर्म हो सकती है, ऐसा समझो। तो इसका एक क्लाइंट बोलता है कि भैया मेरे पास 50 लाख शेयर है कल्याण ज्वेलर्स का, मुझे बेचना है। अगर 50 लाख शेयर आप एक बार में डंप करोगे ना, तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ फटेगा। और वाइस वर्सा होगा, कोई 50 लाख शेयर एक साथ बाय करेगा इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो क्या होगा, फट जाएगा। तो ये सब इंस्टीट्यूशन क्या करती है ना, ये सब इंस्टीट्यूशन क्या करती है, ऑन देम बिहाफ, वो किसी के लिए बाय करेगी और किसी के लिए सेल करेगी। मतलब वो एक पाथ दे रही है, दोनों को मिलाती है, ठीक है ना? तो आप देखोगे, दिखेगा कि ये एक अच्छा नंबर ऑफ वॉल्यूम का शेयर बाय कर रहा है, और उसी उसी प्राइस पे वो सेलिंग हो रहा है। तो वो एक कंपनी के लिए वो ऑन द बिहाफ ऑफ ए सिंगल क्लाइंट बाय कर रहा है और दूसरे के लिए सेल कर रहा है। मतलब उन दोनों को मिला रहा है, इसलिए आपको दिखता है दोनों के लिए बाय और सेल वही कर रहा है, इसीलिए वो दो एंट्री देखती है। उसको लेके आप कंफ्यूज मत करो। मैनिपुलेशन देखो यार, क्या होता है ना, प्राइस एक्शन देखो, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन है ना, उसका आर्बिट्राज होता है, वो आता है, और वो हर एक जगह आता है, वो सिर्फ इंडिया ही में नहीं आता है। आप जाके ट्रंप का देखना, ट्रंप ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसने पिछले एक साल में 21,000 ट्रेड किया है। कितना? 21,000। $1 बिलियन का उसने क्रिप्टो में पैसा कमाया है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका $7 या $8 बिलियन का नेट एसेट हो गया, मतलब नेटवर्थ हो गया आज की डेट में। तो वो तो चीज है, बट इसके अलावा ना, शेयर मार्केट इज अ वेरी वेरी फेयर प्लेस है ये। आप पूछो कैसे? भाई देखो, हम इंडिया में रहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे होता है। एक होता है सबसे पहले रिलीजन पे, साला तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, जूस हो, क्रिश्चियन हो, एथिस्ट हो, भगवान मानते हो, सबके लिए बराबर है, ठीक? पहली चीज। दूसरा, कोई भी कास्ट है, कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है ना? स्टेट, कोई मतलब नहीं रहता, तुम किसी भी स्टेट के हो, तुम पैसा कमा भी सकते हो, तुम पैसा तोड़ भी सकती हो, तुमको कोई भी लैंग्वेज आता हो, तुम साला अमीर हो गरीब हो, तुम साला एजुकेटेड हो नॉन एजुकेटेड हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीईओ, तब भी तुम लॉस कर सकते हो, तुम साला अनपढ़ गवार हो लेकिन तुमको आता होगा तब भी तुम प्रॉफिट कमा सकते हो। तो भाई इतना मत स्केप्टिक हुआ करो। बहुत लोगों को लगता है ना कि मैनिपुलेशन होता है, देखो मैनिपुलेशन होता है, लेकिन यहां पे द लेवल ऑफ मैनिपुलेशन इज लेस एज कंपेयर टू अदर सेक्टर। आप ऑफिस में अगर काम करते होगे तो वहां तो पॉलिटिक्स होता होगा ना, यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स नहीं दिखेगा, ठीक है ना? इफ यू हैव द स्किल, अगर आप सब कुछ सीख जाओ, तो द जो आपके लिए जर्नी रहेगी ना, वो बहुत स्मूथ रहेगी। और ऑपरेटर, ये क्या है ना कि देखो क्या होता है ना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ बातें, बट होता क्या है ना कि हम लोग को ऐसा बनाया गया ना एज एन इंडियन, जहां तक मुझे लगता है ना कि हम लोग को गॉसिप करने में, फिर बहुत उसमें हर एक चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालने में ना मजा आता है। समझ रहे हो बात? आप पॉडकास्ट भी देख लो, मतलब कुछ भी बता देना है, कुछ भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करना है, नहीं। मार्केट इज वेरी जेन्युइन, आई विल वेरी ब्लंट, ठीक है ना? नहीं तो आप सोचो ना यार, ऐसा फेयर प्ले कहाँ पे है? कहीं है? इसके लिए ना जेंडर है, साला तुम ट्रांसजेंडर हो, आदमी हो, मर्द हो, कोई मतलब नहीं करता हो, साला गे हो, स्ट्रेट हो, कोई मतलब नहीं है, बस तुमको स्किल आना चाहिए। और ये बहुत बहुत प्यारा चीज है इन सब चीजों में, ऐसा फील्ड और कहीं नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया, तो ये समझ गया बातें, ठीक है? तुम्हारा हमने ले लिया। अभी है पीयूष का क्वेश्चन। पीयूष हैज आस्क्ड कि हाउ डू यू सी अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर? भाई देखो, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर और इसका जो दूसरा चचेरा भाई है, द कजन, इज मॉर्गेज, और उसमें भी माइक्रो लैब, ठीक है? इन दोनों का ही टाइम है। इसका रीजन आप पूछो क्या है? रीजन मोटा मोटा है, आप अगर बैंक और एनबीएफसी या एचएफसी को लो, तो ये लोग पैसा कैसे बनाता है? ये बनाता है पैसा इंटरेस्ट आर्बिट्राज से। इंटरेस्ट आर्बिट्राज पे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम रहेगा और कॉस्ट ऑफ लेंडिंग ज्यादा रहेगा, जो उसका बीच का सैंडविच रहेगा, जिसको स्प्रेड भी कहते हैं, वो हमने कमा लिया, ठीक है? अभी क्या होता है ना, एज एन एग्जाम्पल बोलता हूं, सपोज एक ए बैंक है, आप कुछ भी ले लो, एनबीएफसी ले लो, एचएफसी ले लो, माइक्रो फाइनेंस ले लो, पैसा देने से मतलब है, ए है।
उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, आप सपोज पकड़ लो 10%, ठीक है? वो देगी अगर प्राइम होम लोन, तो देगी कितना? 12%। साला 12% में भी उसको क्या होगा? उसको कस्टमर नहीं मिलेगा। वही चीज वो अफोर्डेबल में जाएगी तो कितना? 13, 14, 15%, ठीक है? प्लस अगर वो लैब देती है तो लैब का रेट क्या होता है? लैब का रेट होता है 8.5 टू 11%, अगर प्राइम लैब का आप बात करो। यहां पे लैब कितना मिलेगा? 16 से लेके 20% तक। मतलब मैं अच्छे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, कोई कोई तो 28% पे भी लेता है। आप सैटिन का जाके चेक करना कितना है आरओआई उनके लैब का, माइक्रो लैब का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्लस दूसरा एक और फायदा है, द सेकेंड बेनिफिट इज दैट ना, कि जो फी इनकम होता है ना, फी इनकम क्या हुआ? फी इनकम जैसे प्रोसेसिंग फी या फिर जो इंश्योरेंस का क्रॉस सेल होता है, दैट इज वेरी ह्यूज एज कंपेयर टू द प्राइम होम लोन और प्राइम लैब। आप ये समझना, प्राइम होम लोन में तो साला प्रोसेसिंग फी होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। वो जो करते हैं ना, घर का जो वेरिफिकेशन करते हैं उसका एक चेक लेते हैं 4 या 5 हजार रुपए का, और इंश्योरेंस भी बहुत छोटा होता है बिकॉज द कस्टमर इज वेरी एजुकेटेड। वहां पे क्या होता है ना, सिंस वो थोड़ा सा बॉटम ऑफ स्ट्रेटा में जाता है जहां पे 15-20 लाख का है, तो वहां पे इफ यू सी ना, तो 2.5 से 3% का प्रोसेसिंग फी है भाई। इंश्योरेंस लगता है 2 से 3% का, मतलब 5 से 6% तो फी इनकम आ रहा है। सो दैट इज द रीजन आप देखोगे हर एक का हर एक इंस्टीट्यूशन इज गोइंग फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि वहां पे आपको निम भी ज्यादा बनेगा, आपको फी इनकम भी ज्यादा बनेगा, जिसके कारण क्या होगा? आपको ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, आपका निम इंप्रूव होगा, आपका स्प्रेड बढ़ेगा, आपका मार्जिन सही होगा। समझ रहे हैं? अभी एक लेकिन इसमें तो मैं चीज बता रहा हूं कि एचएफसी या फिर आप ये देखो ना, जो नए आ रहे हैं एचएफसी या फिर जो लोग, दोज इंस्टीट्यूशन हु आर प्योरली इन द अफोर्डेबल, उसमें एक क्या है ना, एक कैच है। मैं आपको बता रहा हूं, आपने पूछने के लिए मैं बता रहा हूं। इसमें क्या हुआ है ना, कि ये जो कंपनियां आती है ना, इनमें पहले से जो पी फर्म रहता है ना, वो मोटा चाप के, मतलब ये लोग इंटरेस्ट शुरू में कर जाते हैं, और इन लोगों का एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन हो जाता है जब ये आता है डीएचआरपी, मतलब ये जब लिस्टिंग होती है ना, तब तक ही ना जो पी फर्म है ना, वो एक अच्छा खासा पैसा बना के ले जाती है, और ये आपको सब में दिखेगा। अभी एचडीएफसी बैंक को सब लोग गाली देते हो, लेकिन एचडीएफसी बैंक का आप 1996 का जो लो है, उससे भी अगर आज भी अगर आप नापो कैगर, तो वो 20% है। आपको अब ये चीजें मिलना इन माइक्रो फाइनेंस मुश्किल है। दो रीजन है, एक दो रीजन है कि बहुत कंपटीशन भी बढ़ गया है, बहुत सारे फर्म है। आप जब बस जाके चेक करना एचएफसी, मतलब एनएचपी जिनको पैसा देती है, आपको सीरीज ऑफ कंपनीज मिलेंगी। दूसरा चीज क्या है कि जैसे मैंने बताया, जो पी फर्म है ना, वो पहले से मलाई खा लेती है, मतलब अपना एक रुपया को वो ऑलरेडी 50 रुपए पे लेके लिस्टिंग कराती है। और आइडियली मेरे ख्याल से ना, लिस्टिंग तब होनी चाहिए ना जब कंपनी 1 या 2 साल की हो यार, तभी तो आप मोटा पैसा बना पाओगे ना। मोटा पैसा तो वो लोग बना के ले जा रही हैं साला। ठीक है, ये मेरा व्यू था। अभी हाँ, ग्रीडी का है, ग्रीडी 6691, यस। इन्होंने पूछा है फॉर साकर हेल्थ, जस्ट होल्ड ऑन। बहुत प्यारी कंपनी है भाई आपकी साकर हेल्थ, ठीक है? साकर हेल्थ के बारे में हम पूछा है, क्या है, ठीक है? तो देखो यार, सागर हिल्स इज ए वेरी वेरी गुड कंपनी। अभी सबको क्यूपिड फलाना ठिकाना रहता है, मैं आपको बस इसका रिटर्न दिखा रहा हूं। इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 1500% फ्रॉम 2019। कितना? 1500 टका का रिटर्न दिया है उसने। अभी साकर करती क्या है? तो साकर समझो एक फार्मा कंपनी है, ठीक है? और फार्मा कंपनी में ना इनका 3 काम है। एक काम है सबसे पहला सीडीएमओ का, दूसरा काम क्या है ना, ये प्रोडक्ट डेवलप करती है और उसको करती है एक्सपोर्ट, और तीसरा काम क्या है ना, यहां पे भी ये प्रोडक्ट डेवलप करती है विद द हेल्प ऑफ द टेक ट्रांसफर फॉर अ इंडिया क्लाइंट्स और हॉस्पिटल के लिए। पहला आता है सीडीओ। सीडीओ क्या होता है? ये होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। सपोज मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जो बड़ी फर्म्स है, फार्मा कंपनी है, वो इनको ठेका देती हैं। बहुत तरीके का ठेका हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में बता रहा हूँ। मतलब ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनका कभी डिजाइन भी करती है, रिसर्च भी करती है। ये तो इनका हो गया दूसरा। दूसरा क्या है? दूसरा है इनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसको एक्सपोर्ट। अभी एक ओवरऑल हुआ है। ये कंपनी बिफोर फाइनेंशियल 26, इनका जो मेजर चंक था रेवेन्यू का, वो आता था आपको सीडीएमओ से। बट अब क्या हो रहा है ना, इस अगर आप फाइनेंशियल 26 को देखो, फाइनेंशियल 26 में अप्रॉक्स 40%, लेस देन 40%, मतलब 38-39% आया है इनका
प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो एक्सपोर्ट होगा। अभी इसमें क्या है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना समझना पड़ेगा, ऑन्कोलॉजी। अभी ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ऑन्कोलॉजी इज द साइंस जो रिलेटेड रहता है विद द रिसर्च, ट्रीटमेंट और मेडिसिन फॉर द कैंसर। ठीक है, ये है ना एक तरीके का मोट है इस कंपनी के पास। अब समझना क्यों। देखो, अगर पैरासिटामोल है ना, तो पैरासिटामोल में एंट्री ऑफ बैरियर नहीं है। जो भी कंपनी बनाती है, आपको ऑफ अरे ऑफ कंपनीज मिलेंगे जो पैरासिटामोल बनाती है, बट सिंस कैंसर इज ए टर्मिनल डिजीज, ठीक है, वो थोड़ा सा खतरनाक बीमारी है और रेट ऑफ सर्वाइवल कम होता है, तो वहां ना बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ज्यादा है, वहां पे चेक्स बहुत ज्यादा है, सब कंपनी नहीं घुस सकती है, एंड यू हैव टू जनरेट एन एक्सपर्टीज। इस कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में वही काम किया और अब वो रिजल्टेंट आ रहा है। सो अभी क्या हुआ, अभी ये कंपनी एक्सपोर्ट के लिए, अभी इनका एक्सपोर्ट शुरू होगा रहता है, ठीक है ना। इनका कौन कौन सा कैचमेंट एरिया इनका है? लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट। तो यहाँ पे कैसे काम करता है ना, यहाँ पे काम होता है, आप समझो मोटा मोटा, कि कंपनी सबसे पहले उस गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देती है, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, उसके बाद ये काम शुरू होता है। अभी आते हैं लास्ट ईयर पे, तो लास्ट ईयर में इनका जो टॉप लाइन है, इट ग्रो बाय अप्रॉक्स 40%, और जो इनका बॉटम है, मतलब जो पैट है, वो ग्रो किया आपको अप्रॉक्स 75% है, विच इज वेरी गुड फॉर फाइनेंशियल 27 ऑल्सो। ये कंपनी ने बोला है कि हम 40% के हिसाब से ग्रो करेंगे, विच इज फैबुलस, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और अगर आपने इस कंपनी को चूज किया है तो बहुत अच्छा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी ने बोला है कि अभी इनका 212 करोड़ का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइनेंशियल 26 का रेवेन्यू था, और कंपनी का कहना है कि बाय फाइनेंशियल 28 हमारा जो ये ऑन्कोलॉजी, मतलब जो मैंने कैंसर वाला बताया, उसी में हम हर एक साल 100 करोड़ का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो मतलब 100 करोड़ ऑन्कोलॉजी, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो एक्सपोर्ट के लिए जाएगा, उसमें आएगा फाइनेंशियल 26 का 50%, मतलब 100 करोड़ सिर्फ ऑन्कोलॉजी में, और ऑन्कोलॉजी में मार्जिन बहुत ज्यादा है। दैट इज द रीजन ये कंपनी अच्छा करेगी। प्लस एक चीज समझना, अभी हम आते हैं प्राइस एक्शन पे। देखो यार, अभी आपने मेरे से पूछा है तो मैं अपने स्टाइल में ही जिसका जवाब दूंगा, ठीक है। मेरे को ना एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट चाहिए होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब जहां पे चीजें चेंज हो रही हो। तो मुझे ना अभी कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, 40% का ग्रोथ दे रही है कंपनी, तो आप समझ सकते हो। और फिर ऑपरेटिंग लेवरेज भी इसमें अच्छा खासा आ रहा है, एबिटा मार्जिन भी एक्सपैंड करने वाला है, और एक्सपोर्ट करेगी तो वो और इंक्रीज करेगा। बट हैविंग सेड दैट, मुझे एक ऐसा जगह चाहिए ना जब मैं एंट्री कर सकूं। अभी जैसे मैंने ये वाला लाइन लगाया, अभी ध्यान से समझना मैंने क्यों लगाया, बिकॉज इट इज द नियरेस्ट स्विंग लो ऑन द वीकली चार्ट। तो मैं क्या करेगा, आई विल अगेन यूज द डेली चार्ट, ठीक है। डेली बार्स को मैं यूज करूंगा, और मुझे एक इसमें ट्रेंड रिवर्सल देखना पड़ेगा। अभी डेली चार्ट हम देख लेते हैं, ग्रीडी। तो डेली चार्ट में आप देखो ग्रीडी, यहां पे क्या हो रहा है ना, यू सी द बार्स, ठीक है। ये क्या है ना, ये इसको डोजीज कहते हैं, और ये डोजीज क्या है ना, मतलब यहां पे आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन आ रहा है, जो आपको दिख रहा है ये पुश। ये पुश इसलिए हो रहा है ना कि प्राइस यहां जाता है और फिर इसको ठेल दिया जाता है। इट जस्ट रिच्ड एट द टॉप एट द सप्लाई हाइट, एंड देन इट इज जस्ट पुश बाय द सेलर्स। ये यहां पे चल रहा है। मैं क्या चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं कि एक यहां से फॉल आ जाए, ध्यान से समझना, ठीक है। एक फॉल आ जाए और फिर यहां पे साइडवेज बने और फिर यहां से ऊपर चढ़ना शुरू करे। तो बेनिफिट, व्हाट बेनिफिट आई विल गेट ना, आई हैव ए डिफाइंड रिस्क विच इज स्मॉल, ठीक। ये फुल कर्वे का ना सालाना चार्ट है, मतलब एक कैंडल दिखा रहा है 1 साल के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो जर्नी रही है। अभी थोड़ा समझ लेते हैं कंपनी करती क्या है। जो ये कंपनी है ना, ये एनबीएफसी है, और एनबीएफसी में एक गोल्ड लैंडिंग का काम करती है प्राइमली। इनके बुक्स में पर्सनल लोन भी है, बट दैट इज वेरी स्मॉल। अभी कंपनी में कैसा कर रही है ऑपरेशनली, तो कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, इफ यू कंपेयर द फाइनेंशियल 26 विद 25, वो अप्रॉक्स 140% से ग्रो कर रहा है, और पैट इनका ग्रोथ कर रहा है अप्रॉक्स 50% से। और इनका जो ये है आपको जीएनपीओ और नेट एनपीए इज ऑल्सो वेरी लो, 0.1। ऐसे भी जो गोल्ड लेंडर है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है अगर आप कुछ माल अटकता है, मतलब अगर असेट क्वालिटी खराब करती है, देयर इज ऑलवेज ऑप्शन फॉर द ऑक्शन, ठीक है। कंपनी का एम्बिशन क्या है, कंपनी हैज द एम्बिशन टू ग्रो 40-50% से। इन्होंने बोला भी है कि हम फाइनेंशियल ईयर 27 में भी हम ग्रो करेंगे, विच इज वेरी वेल गुड, ठीक है ना। इसके अलावा द कंपनी हैज एंटर्ड इन द को लेंडिंग पार्टनरशिप फॉर विथ
आरबीएल बैंक एंड गोदरेज कैपिटल, एक और तीसरा एंटिटी के साथ इन्होंने टाई अप किया है, बट कंपनी ने उसका नाम नहीं बताया, तो आई एम नॉट अवेयर। ठीक है, कंपनी ऑपरेशनली बहुत अच्छा कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं ना कि वेन आप जब गोल्ड लेंडर को ट्रैक कर रहे हो ना, तो ऑलवेज ट्रैक की टॉनेज क्या है, मतलब उसके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है, उसका वेट बढ़ रहा है कि नहीं। इसका मैंने चेक किया, वो भी 50% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, विच इज वेरी गुड। यही रीजन था कि मैंने मुथूट फाइनेंस को शॉर्ट करा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, मैं उसमें बताया हुआ है कि वाई आई शॉर्टेड, बिकॉज उनका वैल्यू ग्रोथ के कारण उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ गया था, बट उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ नहीं किया था। ये कंपनी दोनों कर रही है, विच इज वेरी गुड। ये सारी तो बातें हुई, कंपनी अच्छी है, बट आपको मैं इनका अब दिखाता हूं डेली चार्ट। ठीक है, और अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग ए स्टडी फॉर दिस कंपनी ना, ऑलवेज सी द बीएससी का चार्ट, एनएससी का चार्ट मत देखना ना, एनएससी में कुछ दिन पहले ही लिस्टेड हुई है, तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, अभी देखो, ये है डेली चार्ट, ये है वीकली चार्ट। इन दोनों चार्ट से आप देखो, इवन ऑन मंथली चार्ट हम देख लेते हैं, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड। ठीक है, अब हम आते हैं पहले ईयरली चार्ट पे। ठीक है, ईयरली चार्ट पे 27.30 इज द डिमांड एरिया। क्यों? क्योंकि जो पिछले बार फॉल आया था अप्रॉक्स 60 से गया था कहां पे, मतलब आधा हो गया था स्टॉक, तो यहीं से एक डिमांड जनरेट हुआ था। ठीक है, हमने डेली ये देख लिया। अब हम आते हैं आपको क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। यस, आपका नाम मैं भूल रहा हूं, एक मिनट। आपका नाम है बिस्फिनो HB2DF। ग्रेट। तो बिस्फिन HDF, आप देखो यहां पे आपको क्या करना है ना, आपको यहां पे जैसा मैंने पहले बताया, आपको यहां पे जाना है और डेली टाइम फ्रेम देखना है। डेली टाइम फ्रेम में व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू लुक आफ्टर द ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा? पहला ट्रेंड रिवर्सल होगा व्हेन इट क्लोज अबव 81.99 ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन इट क्लोज ऑन 81.99 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, तब पहला टर्न अराउंड आएगा। ठीक है ना? सो अगर ऐसा हो सकता है, तो मैं, अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा, तो मैं इस पोजीशन में इस पे पैसा डाल सकता हूँ। दो सब क्वार्टरली चार्ट पे और मंथली, ये ईयरली चार्ट पे, इट इज वेरी क्लोज टू द डिमांड एरिया। तब भी मेरा जो स्टाइल है ना, मुझे हमेशा ट्रेंड रिवर्सल चाहिए। साला कोई भी अगर सपोर्ट के पास ही पड़ा हुआ है ना, लेकिन मेरे को ट्रेंड रिवर्सल चाहिए, तभी मैं करता हूँ। सिर्फ सपोर्ट के पास है तो मैं कभी नहीं बात करता हूँ, दैट इज माई स्टाइल। ठीक है, सो द स्टॉक इज फंडामेंटली वेरी गुड। ठीक है, और दे हैव एन एस्पिरेशन टू ग्रो द AUM ऑफ बाय 5,000 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाय ईयर FY 29 और 23। सो अगर आप उसका कैगर भी निकालोगे तो बहुत अच्छा रेट ऑफ ग्रोथ आएगा। ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। टॉनेज ग्रोथ भी है, बार बार बोल रहा हूँ, टॉनेज ग्रोथ भी है, वैल्यू ग्रोथ भी है, वॉल्यूम ग्रोथ भी है, पर प्राइस में वो नहीं है। तो प्राइस में आपको ये चीज देखना पड़ेगा। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं, नवनीत ने पूछा है जीना सीखो। भाई मतलब मर जाओ जीना सीखो के चक्कर में आप लोग यार, इतना भी क्या प्यार है यार जीना सीखो पे। हाँ सर, मैं बताऊं, मेरे को ना अधिकतर क्या आता है बताऊं, जीना सीखो के बारे में आएगा। ठीक है ना, और एक आएगा V2 रिटेल। मेरे को कितने लोगों ने पूछा है, आई डोंट नो, मतलब ये स्टॉक लोगों को क्यों प्यारा है ये दोनों। और एक है मनोरमा इंडस्ट्रीज भी। बहुत सारे स्टॉक हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत सारे स्टॉक है। और स्टॉक को आप तब मत पकड़ो जब उसमें स्टेट ऑफ यूटोपिया बन गया, यूफोरिया बना हुआ है, तब मत पकड़ा करो भाई। यू हैव टू कैप्चर द स्टॉक व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सीड, और पहली बार ग्रीन शूट्स देखे, मतलब उसमें कुछ अच्छा चीज हो रहा है बिजनेस में, और वो प्राइस में दिख रहा है या इंडिकेटर्स में दिख रहा है, तब उसको कैप्चर करो, तब पैसा बनेगा। मैं भी ना बहुत पहले गलती करता था, ATH, अरे ऑल टाइम है, 17 साल बाद ब्रेकआउट हो रहा है, 18 साल ब्रेकआउट हुआ है, बट आप सपोज करो कोई स्टॉक 1,000 पे था, वो गिरा 100 रुपया। ध्यान समझना, ठीक है ना? 100 रुपया गिरने के बाद ना उसने ट्रेंड रिवर्सल किया प्राइस पे। ठीक है ना, 100 रुपया मतलब 120 रुपए पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। सपोज 100 रुपए पे था, 10 पे आ गया, 10 रुपए से वो 12 पे पहुंचा, वहां ट्रेंड रिवर्सल हुआ। बिजनेस में भी मुझे दिख रहा है कमेंट्री अच्छा हो रही है, मैंने उसको बाय किया। जब वो सारा ऑल टाइम हाई के पास पहुंचेगा ना, तो मेरे को 8 गुना, मतलब 8x में पैसा बना चुका होगा। आप लॉजिक समझ रहे होगे चीज है। अभी ये क्या है, ये है जीना सीखो। जीना सीखो। देखो यार, मंथली चार्ट पे तो कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आप देखो ना, ये वाला जो कैंडल है 1 जून 2026 का, ये वही वाला कैंडल है जो बना था रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद, दोनों तरफ गया, ठीक है ना? इनडिसीजन शो करता है ये कैंडल। लेकिन आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ, रुको। ये वीकली है ना, ठीक? 11 अगस्त, 11 अगस्त, ये है 30 जून, ये है 24 मार्च, ये है दिसंबर, 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये कब का है? ये है आपको Q2 FY26 का, ये है Q1 FY26 का, ठीक है? उसी तरह आप ये 4 क्वार्टर देख लो, ठीक है? प्राइस अच्छा खासा रन किया था। आप एक चीज मार करना, बस मेरा ऑब्जर्वेशन है, कोई बाय और सेल मत कर लेना भाई, ठीक है? कि जब ये स्टॉक अच्छा कर रहा था ना, मतलब इट फ्रॉम 255 इट रीच अप टू 800 का लेवल, तो हर एक क्वार्टर में एक कैंडल 20-25% का जरूर बनता था। मतलब एक वीकली कैंडल बनता था जिसमें फ्रॉम द ओपनिंग टू क्लोजिंग डेल्टा मूव किया, अपर मूव किया मोर देन 20 या 25%। बट उसके बाद आप देखो यार, उसके बाद यहां से क्या हुआ है ना, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। मतलब यहां भी ये एब्सेंस है, इस पॉइंट पे भी, और इस पॉइंट पे भी आपको दिखेगा नहीं। आप बोल सकते हो कि भाई यहां पे तो दिख रहा है ना, बट आप एक वीक का मैं नहीं बोल रहा हूं। यहां पे एक अटेम्प्ट हुआ था, पता है अटेम्प्ट किसने किया होगा? पता है, जो इनको लोगों को लगा होगा कॉन कॉल पढ़ के कि भाई इस बार अच्छा होने वाला है, उन लोगों ने हमें बाइंग की थी, बट उन लोगों को भी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। देखो क्या होता है ना, अगर आप देखो ये सब, तो 30 जून, ठीक है, 11 अगस्त, फिर 24 मार्च, फिर 2 दिसंबर, मतलब दिखता है यार। मतलब अगर अच्छा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है ना, तो इसका चार्ट ही बता रहा है कि एक कैंडल में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखता है ऑन द वीकली कैंडल, जो मुझे अभी तक दिख नहीं रहा है। अभी एक और चीज देखते हैं, रुको। ये वाला कैंडल अगर आपको पता होगा तो मुझे ये बहुत खतरनाक कैंडल लगता है, ये वाला कैंडल, ये वाला। और इसी पे उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे वो जो कंपनी है उस पर क्वेश्चन पूछा था। ये वाला कैंडल, मतलब देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर जाती है, उसका सारा का सारा खा जाती है और फिर उसके नीचे क्लोज करती है। ये मेसी स्ट्रक्चर अभी तक ना कोई बाय ना कोई सेल का है। और प्राइस एक्शन देख के ना, जो हम कहते हैं डीप स्टडी देख के, जो लग रहा है कि मार्केट इज नॉट वेरी इंथुसियास्टिक फॉर Q1 FY27 का रिजल्ट। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, 200% गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा ऑब्जर्वेशन लग रहा है। क्योंकि आप ये वाला भी कैंडल देखो, ठीक है, अगस्त, 30 जून, जैसे ही क्वार्टर खत्म हुआ, फिर जैसे ही क्वार्टर खत्म हुआ, देखो, ठीक है, क्वार्टर खत्म होते ही फट फट बनते हैं दो। दिख रहा है ऐसा कुछ? दिख रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन पूछा है आकाश ने, और वो क्वेश्चन है कि सर क्या करना चाहिए हमें? डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना चाहिए टू गेट अ मोर अल्फा, मतलब अच्छा रिटर्न के लिए? और देखोगे, आप देखोगे ना, तो नाउ दिस डेज आप बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुनोगे कॉन्सेंट्रेटेड बेट लो। इवन कुछ म्यूचुअल फंड और पीएमएस भी हैं जिन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना शुरू कर दिया। सो एज पर मी, विथ माई लिमिटेड नॉलेज, डाइवर्सिफिकेशन अगर आप कर रहे हो तो आप एक नेचुरल खुद ही पेरीमीटर बना रहे हो फॉर रिस्क मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन जैसे आपने किया ना, तो आपका हो गया एक रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, कॉन्सेंट्रेट बेट में पैसा बनता है। देखो, कुछ लोगों का बना है, हु आर द आउटलायर्स। आउटलायर क्या हुआ ना, आउटलायर्स आर लाइक एक्सेप्शन। अगर 1000 लोगों में 3-4 लोगों का पैसा बनना है, तो वो कोई एक लॉ ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, वो एक आउटलायर होके बन गया। एज एन एग्जाम्पल आप समझो कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं ना जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। अभी सिगरेट पीते हैं 90 साल 95 साल नेचुरल डेथ मरते हैं, ठीक है ना। दारू पीते हैं आराम से एकदम बुढ़ापा में मरते हैं, ठीक है ना। डेली दारू पियेंगे, मरते हैं। और बहुत सारे लोग उसका एग्जाम्पल भी देते हैं। वो आउटलायर्स हैं भाई, वो आउटलायर्स हैं। जब आप ये पे फोकस करते हो ना, तो आप वो डेटा हटा देते हो जहां पे ये भी है
कि बहुत सारे लोगों को सिगरेट पीने के कारण एम्फीसाइमा होता है, लंग्स कैंसर स्टेज 4 होता है, दारू पीने के कारण सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, किडनी खराब होता है। इसका भी एक बहुत बड़ा डेटा है जो ओवर पार कर देता है, ओवरकम कर देता है। ये उन लोगों को जो दारू और सिगरेट पीते हुए नेचुरल डेथ मरते हैं अपने बुढ़ापा में, वो आउटलायर है। तो आउटलायर को आप बेंचमार्क मत बनाओ, सबसे पहली चीज। मेरा स्टाइल क्या है, मैं तो एक वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मैं सही बता रहा हूं, मुझे 100 लोगों ने पूछा स्टॉक के बारे में, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि कैसे बनाते हैं। वही तो है भाई, वही चीज है, टेक्निक है। दूसरी चीज, हम लक समझते हैं। लक क्या होता है? लक होता है एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी। अभी मैं अपने को स्टॉक का एग्जांपल देता हूं, समझो क्यूपिड है, ठीक है। अभी क्यूपिड में हम जब एंटर किए तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 200% रिटर्न आएगा, 300% रिटर्न आएगा। जो इनिशियल पोजीशन था 23 रुपया का, साला उस पे बन गया साढ़े, मतलब 950% का रिटर्न आया। तो क्या हुआ, यहां पे मेरा लक काम किया है। अगर मैं आपको बोल दूं ना कि भाई मेरे को तो पता था कंपनी यहाँ पे 10x होने वाली है, तो मैं बेईमानी कर रहा हूं। मेरे को नहीं पता था भाई, लिटरली बता रहा हूं। कंपनी का सब कुछ अच्छा था बट नहीं पता था कि 10x जाएगी। तो वहां पे मेरा लक काम किया, बिकॉज जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसको रियलिटी ने ऊपर चला गया उसके कारण, जिसके कारण मुझे फील गुड हुआ। अब मैं एग्जांपल देता हूं ग्लैंड फार्मा का। ग्लैंड फार्मा में मैंने दो वीडियो बनाया, मेरा बहुत, मेरे को स्टॉक है। और लिटरली मैं बताऊं तो ग्लैंड फार्मा का जो स्टॉक है ना, उसमें मोट है। वो GLP-6 का जो बनाते हैं, जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं इन देयर CDMO बिजनेस। आप कभी स्टडी करना है। और उन्होंने जो कांस्टेंट करेंसी में जो गाइडेंस दे के रखा हुआ है ना, अप्रॉक्स फॉर फाइनेंशियल 28 to 29, दैट इज सुपर्ब। ठीक है, चाइना की उनकी पेडिग्री है। बट हैविंग सेड दैट, ऑल दिस के कारण जब मैंने पहला पोजीशन बनाया अप्रॉक्स 2 साल पहले, भाई मेरे जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम है ना, उसके तो चिथड़े फाड़ दिए थे, पता है, ग्लैंड फार्मा ने ब्रेकआउट के बाद भी। तो फिर मैंने ओवरऑल किया, मैंने क्या किया, मैंने कॉन कॉल को पढ़ा, फिर मैंने समझा कि वो साइकिल में कैसे काम करता है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, अगले क्वार्टर में क्या होने वाला है। और फिर मैं उसको डेली मूविंग एवरेज से मैंने अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस किया। और भाई मैं उस स्टॉक में पिछले 2 साल से इन्वेस्टेड हूं। पता है रिटर्न कितना है अभी तक? 55-60% ही है बस। ठीक है, तो वहां पे क्या था, अब हम समझते हैं लक क्या था। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या था कि साला इसमें तो 700-800% बनेगा। बना कितना? बना 55%। तो कहूंगा अरे मेरा बैड लक है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अब हम समझते हैं, लक को हमने समझ लिया, एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी। अब हम समझते हैं हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, जैसे मेरा सिस्टम क्या है, मैं टेक्नो फंडा करता हूं, मैं प्राइस एक्शन को लगाता हूं, मैं इंडिकेटर्स को यूज करता हूं, और कॉनकॉल्स और पीपीटीज को सबको कंबाइन करके हम इंटर करते हैं। ये मेरा सिस्टम है। सपोज आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो पूरा फंडामेंटल कर रहे हो, यू डोंट बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस, एंड दैट इज वेरी ओके। आप पूरा ट्रैक करते हो और आपने बहुत सारे ऐसे स्टॉक में डाला हुआ है पैसा बाय डिजाइन, 20 से 25 स्टॉक में, जो आपको लग रहा है आगे अच्छा ग्रो करेगी। ठीक है, तो वो भी एक सिस्टम है। ठीक है, अभी पी का सिस्टम क्या होता है, पी जैसे आएगी ना, पी कैसे डाइवर्सिफाई करती है, पी 100 कंपनी को सेलेक्ट करेगी और सब में ना 5-5 करोड़ रुपए डाल देगी, और मान के चलती कि 10 कंपनी तो बैठ ही जाएगा साला। ठीक है, लेकिन 10 जो कंपनियां होंगी ना, उनमें मैसिव पैसा बनेगा, उनमें 100-100, 200 एक्स का रिटर्न आता है। अभी मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, क्यूपिड बढ़ा। ठीक है, अभी आप देखो तो वोकहार्ट फार्मा, एथर एथर एनर्जी, तो भाई क्या मतलब, क्या चल रहा है भाई, लिटरली। ठीक है, थंगा मैली देखो। ठीक है, ग्लैंड फार्मा लेकिन नहीं चला। तो जब मैंने, अगर मान लो मेरा 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो उसमें, और मेरा सिस्टम मैंने ऐसा बनाया हुआ है ना जो प्रॉफिटेबल रहेगा, बाय डिजाइन प्रॉफिटेबल है, समझना। तो ऐसा मुझे 3 से 4 स्टॉक मिलेगा जिसमें मोर देन 500% का रिटर्न आ सकता है एक साल में। कुछ स्टॉक होंगे जो, बहुत सारे स्टॉक मीडियोकर ऐसे होंगे जो 100% चलेंगे, 70% चलेंगे, उनमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लग जाएगा। और कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे जिसमें स्टॉप लगेगा। बट जब आप कंबाइन इसको करोगे ना भाई, जब इसको कंबाइन करोगे ना, तो आपका जो अल्फा रहेगा ना, वो आप मान के चलो निफ्टी के अल्फा से कितना एक्स रहेगा आप सोच नहीं सकते हो। मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है, मतलब अल्फा के टर्म में आप समझो, इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा सिस्टम डिजाइन किया। अपने दिमाग को समझो, कॉन्सेंट्रेटेड बेट है ना भाई, वो देखो, कॉन्सेंट्रेटेड बेट अगर ऐसे भी लेना है ना, तो ट्राई टू टेक इन द एफएनओ स्पेस। आई टेक इट इन द एफएनओ स्पेस। जैसे नायका में मैंने लिया, नायका में आई टेक इट वाया द एफएनओ, बिकॉज वहां पे मुझे अपना रिस्क मैनेज कर सकता हूं मैं।
अगर मान लो किसी का पोर्टफोलियो 1 करोड़ 2 करोड़ का है, तो मैं चाहूं तो उसे 20 25 30 लाख का नोशनल वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट उठा सकता हूं नए काम में, बट कैश में मैं नहीं कर सकता हूं भाई। कैश में कैसे मैं करूंगा, मैनेज ही नहीं कर सकता हूं। तो आप समझो, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट नहीं लो, बट कॉन्सेंट्रेटेड बेट में लक आपके अगेंस्ट चला जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन में अगर आपका सिस्टम काम करता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका एक सिस्टम फ्रेमवर्क होना चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो। आप 20 25 शेयर डाल के देखो, थोड़ा सा साइकोलॉजी सही करो, आपको बैगर्स मिलेंगे भाई, बाय डिजाइन मिलना है आपको। ठीक। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है ना, कोई भी चीज पूछना है, तो आप मुझे डाल देना। अगले बार जब भी अगले हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते में मिलेंगे, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। बाय, टेक केयर।